तो हम लोग आज के लेक्चर में क्लास 10th की जो केमिस्ट्री थी, कौन सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चरों में हमने क्या देखे, बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल होते क्या है, रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उसके बाद पीरियोडिक टेबल किस लेवल की बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में उनका क्या रोल होता है, हमने ये सब पढ़े पिछले लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं बेसिक्स के अंदर ही, नेम्स। नेम कैसे बनते हैं। अब भाई नेम के लिए आपको सबसे पहले आयंस याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या रिमूव हो रहा है, उस केस में आयन बनते हैं। शायद मैंने पढ़ाया था इसके पहले, आयन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो कैटायंस फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो एनायंस फॉर्म करते हैं। आज हमको इनके नाम पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे कैसे स्कूलों में रटवाया जाता है, रटने का नहीं है, अपने को आ जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिए। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा क्या, H2SO4, ये तो सबको याद होता है। मेरा एक बेसिक सा रूल है क्या, आप हाइड्रोजन हटाते जाइए, माइनस चार्ज लगाते जाइए, वो है ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो स्मॉल नहीं मिलाना है, हाइड्रोजन हटाना है। हाइड्रोजन जैसे जैसे हटेगा माइनस चार्ज आएगा। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, HSO4-1, और दूसरा हटा दूं तो क्या आ जाएगा, SO4-2-। ठीक है, स्कूलों में क्या बोलते हैं कि ये याद कर लो, तो चार्ज याद नहीं होते, चार्ज याद आते हो तो नाम याद नहीं होते, ठीक है ना। एक ना एक चीज मिस आउट हो जाती है, मिस आउट नहीं करना है। कोई कंपाउंड अगर आपको उसका नाम याद है, जैसे कि H2SO4 का, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, मैंने कल पढ़ाया था। तो जब आप हाइड्रोजन हटाओ तो एक माइनस चार्ज लाते जाते, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब SO4-2- आयन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सल्फेट आयन। क्या कहते हैं? सल्फेट आयन। अब कुछ जगह इसकी स्पेलिंग SULFAT लिखी है, कुछ जगह SULPHAT होती है, ठीक है ना। मोस्टली आपको क्या दिखेगी, SULFAT, तो गलत दोनों नहीं है, ठीक है ना, सल्फेट आयन। अब देखो, ये 2- का चार्ज बहुत जरूरी है, क्यों, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट कर रहा है। ये जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, आपको HCl याद होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बन गया, Cl-। तो जो Cl- होता है क्या होता है, क्लोराइड आयन। क्या होता है, क्लोराइड आयन। अब ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज करो H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड होता है। कहीं पे लिखते चलना है ना ये सब एसिड्स के नाम। कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला है। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये कहाँ पे होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, ठीक है ना। अब देखो, 2 हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या आ जाएगा, CO3-2- आ जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या, कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन, कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है। नेम फॉर्मिंग के लिए आपको ये सब याद करना ही पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हटा है, तो ये क्या बन गया, -1 HCO3। तो क्या बन गया है, HCO3 सिंगल माइनस, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अब एक होता है HNO3, क्या बोलते हैं, HNO3। तो HNO3 में जब H हटा दूं तो क्या हो जाएगा, NO3 के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो ये बेसिक आयंस की आपको स्टडी है अभी क्लास में। अगर Br- आए तो ब्रोमाइड आयन, I- आए तो आयोडीन आयन या आयोडो आयन, ठीक है ना। चलो, या आयोडाइड भी बोल सकते हैं। अब देखो कैटायन में देखते हैं। कैटायन में सबसे बेसिकली जो आपको मेटल्स के अलावा है वो है NH4+। अभी देखो, NH4+ का क्या मतलब है, अमोनिया, अमोनिया और उसमें एक और हाइड्रोजन। तो देखो, अमोनिया होता है NH3, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ये स्टेबल है, स्टेबल है बोले तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है 0 का। मैंने बोला हाइड्रोजन हटाओ तो माइनस लगेगा। हाइड्रोजन को मैं एक बढ़ा दे रहा हूं, मतलब कैपेसिटी 3 की थी और यहाँ पे 4 आ गए, और 4 आने के कारण क्या हुआ, एक प्लस लग गया, मतलब हाइड्रोजन बढ़ाने से प्लस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन।
अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके आखिरी में ईएम आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी पॉजिटिव होते हैं उनके आखिरी में ईएम आता है, IUM। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं, इसलिए उनके नाम के आखिरी में ईएम ही लिख दिए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं जिनके नाम के आखिरी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लस आयन बनाते नहीं, वो बनाते हैं। ठीक है ना। चलो, दूसरा आयन है क्या? सबसे पहले अमोनियम लिख दिया हमने, फिर है Mg2+, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। ऐसी एग्जांपल ले ले रहा हूं, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। फिर उसके बाद अमोनियम आयन जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, दो आप एक काम करिए, आपको मैं होमवर्क देता हूं, दो पॉजिटिव वाले आयन आप मेरे को कमेंट करके बताइए। एक और मैं बता दे रहा हूं, H+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब बोलेंगे भैया H+ कहां से आया? मैं बताता हूं। यहाँ सपोज करिए H2O में मैं H2O में मैं H2O में मैं एक H निकाल लूं तो क्या बचा? ये OH बचा, तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अब अगर मैं इससे एक और H निकाल लूं तो क्या आ जाएगा? O और 2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन। अगर यहाँ पे SO4 सॉरी सल्फर रहेगा तो S के ऊपर अगर 2 आएगा तो इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन। क्या बोलेंगे? SULPHID, सल्फाइड आयन। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, H2S नाम से होती है। अब ध्यान से समझिए, जितने भी मेटल आ रहे हैं जैसे कि Na+ सोडियम आयन, K+ पोटेशियम आयन, ठीक है, Mg2+ मैग्नीशियम आयन, Ca2+ कैल्शियम आयन। आप लोग कोई भी दो के नाम कमेंट में बता देना। तो ये थे आयंस की स्टडी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? नाम बनाना। देखिए, सबसे पहले कैटायन लेते हैं नाम में और उसके बाद एनायन लेते हैं नाम में। अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ नाम के, यहाँ ध्यान से देखिए। सपोज करिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और स्क्रीनशॉट सिर्फ लेना मत भाई, लिखना भी किताब में है ना, कॉपी में। अगर कहीं किताब है एनसीईआरटी से पढ़ते हो या कोई और किताब से पढ़ते हो तो मार्किंग करते चलो, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें आपको 12th में काम आएंगी अगर आप साइंस लोगे तो, नहीं तो नाम बनाते बनते नहीं है लोगों को। लोग वैलेंसी रटते रह जाते हैं और वैलेंसी याद नहीं होती कि 2+ किसके ऊपर और 2- किसके ऊपर। अब ध्यान से समझिए, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया हूं, क्या? NaCl। क्या? NaCl। मैं NaCl का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सबको मालूम होता है। NaCl सबको पता होता है, ठीक है। NaCl। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिए, Na क्या था? सोडियम था, और Cl क्या था? क्लोराइड था। क्या आ गया इसका नाम? सोडियम क्लोराइड। ये जो IDE लगता है ऐसे ही नामों में लगता है जहां पे मेटल और नॉन मेटल साथ में जुड़े हो, ठीक है ना। जैसे कि NH4, ये ब्रैकेट में तो होल ट्वाइस, और SO4। अब देखिए यहाँ पे मेटल तो नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी आपको क्या बताया, ये क्या होता है? अमोनियम आयन। तो इसको क्या लिखेंगे? अमोनियम, क्या लिखेंगे? अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट ही क्यों लिखे इसको? डाई अमोनियम सल्फेट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आयनिक में कभी भी ये जो नीचे जो नंबर होते हैं ये इनको कभी नहीं लिखा जाता। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी आयनिक कंपाउंड में या जहां पे भी प्लस माइनस चार्जेस होने वाले वहां पर डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखा जाता। जैसे कि H2O2 को क्या मैं बोलता हूँ? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलता हूँ, या इसको डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डाई क्यों बोलता हूँ डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड? बिकॉज इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों नॉन मेटल है। समझ में आया? यहाँ पे वैलेंसी का खेल नहीं है ज्यादा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं जिसके कारण मैं नहीं लिख सकता डाइट्राइड, ठीक है ना। अभी ध्यान समझना, अमोनियम सल्फेट क्यों यहाँ पे दो आया? दो क्यों आया? कल मैंने पढ़ाया था लेक्चर में। क्यों? इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? एक अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक सल्फेट के ऊपर 2- होता है। तो भाई मेरे को कितने प्लस लगेंगे ताकि ये 2- को क्या कर ले? न्यूट्रलाइज कर ले, जीरो कर दे। तो अगर मैं इसके सामने एक्स लगा दूं तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू नहीं आएगी? जब इसको डबल कर दूं तो इस इन दोनों की वैल्यू प्लस माइनस करके क्या आ जाए? 0 आ जाए। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पे 2 लगा भाई, ठीक है ना। कल का लेक्चर आप देख लेना,
डाल चुका हूं मैं बेसिक पार्ट 2, उसमें मैंने वैलेंसी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, अमोनियम का भी एग्जांपल लिया था। अब AlCl3 का क्या नाम बनेगा? AlCl3 का नाम बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि मैंने Cl का क्या नाम बताया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अगला एग्जांपल क्या है, MgCl2, क्या बनाएंगे इसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद सपोज करिए NaNO3, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट, क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट। आपको ये समझ में आ रहा होगा 3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या था? +3, क्लोरीन क्या होता है? -1। कितने -1? 3 बार -1, इसलिए। MgCl2 में क्यों? क्योंकि Cl कितना? -1, कितनी बार? 2 बार, Mg कितना? +2। अब सपोज करिए MgO है, MgO क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन भी -2, मैग्नीशियम भी +2। समझ में आया? तो दोनों कितने रिक्वायर्ड है? एक एक रिक्वायर्ड है, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे बनाते हैं नाम भाई। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नाम बनते कैसे? ऐसे। अब मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, सोडियम ऑक्साइड Na2 होता है, क्यों? क्योंकि +1 होता है कितने बार? 2 बार, तो 2 × +1 +2, और -2 = 0, तो Na2O होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कल का लेक्चर आपने ध्यान से नहीं समझे। कल का लेक्चर समझ में आइए, समझ के पहले, उसके बाद ही आपको ये सब नाम बनाते बनेंगे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे के कंसेप्ट में। आगे का कंसेप्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। मैंने उसमें बताया था केमिकल चेंज कैसे होते हैं, जो रिवर्सिबल नहीं है। अब चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मेरे को केमिकल रिएक्शन की ही बातें करना है। किसकी बात करना है? केमिकल रिएक्शन की। तो भाई केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है? इरिवर्सिबल, मतलब अगर एक बार हो गई तो दोबारा रिवर्स की नहीं जा सकती। और इसका एक और वो क्या है? क्वालिटी। इसकी एक क्वालिटी ये है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सपोज करिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब ये दोनों मिले और क्या बना लिए? H2O। अब अगर मैं ये ऐसे रिएक्शन को लिखने का ये टाइप होता है, समझ में आया कि नहीं आया? ये एरो इंडिकेट करता है रिएक्शन, और ये इंडिकेट करता है प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं? जो एरो के इधर साइड लिखे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, मतलब जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? और ये आखिरी में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना? अब एक चीज समझेंगे, ये हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। हाइड्रोजन क्या है? अगर मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन एक जनरल नॉलेज की टर्म में पूछूं तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। क्या है ये? क्लीनेस्ट फ्यूल है। क्या है? क्लीनेस्ट फ्यूल है। क्लीनेस्ट फ्यूल का क्या मतलब होता है? सबसे साफ फ्यूल है, क्यों? रॉकेट में डलता है ताकि सिर्फ H2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो। समझ में आया? मतलब ये बहुत तेज जलता है, और ये अभी तक का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी हाइड्रोजन की ही होती है, ठीक है ना? ऑक्सीजन क्या होता है? ये हेल्प्स इन बर्निंग। बिना ऑक्सीजन के आप इस दुनिया की कोई चीज को बर्न नहीं कर सकते। समझ में आया ना? कोई चीज इस दुनिया की बर्न नहीं हो सकती बिना ऑक्सीजन। तो वाटर क्या है? अब आपको जान के हैरानी नहीं होगी वैसे तो, कि आग जो रहती है उसको कौन एक्सटिंग्विश करता है? वाटर ही एक्सटिंग्विश करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। किसकी प्रॉपर्टी से? रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी कुछ और रहेगी, और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल पेरेंट रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफर करेगी। ये होती है केमिकल रिएक्शन है। इनके कुछ कुछ सिंबल भी होते हैं। पहले तो दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन होती है तो सम टाइम चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में चेंज आता है। चेंज इन कलर होता है। क्या होता है? चेंज इन कलर हो जाता है। उसके बाद रिलीज या इवॉल्व, उसको बोलते हैं गैसेस आर इवॉल्व। गैसेस आर इवॉल्व, इसका मतलब क्या है? गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है ना?
या गैस का रिलीज लिख कर इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, कई बार हम दो लिक्विड्स को घोलते हैं, सपोज करो लिक्विड ए और सपोज करो लिक्विड बी को हमने घोले, तो कुछ कुछ इंप्यूरिटीज सेटल डाउन हो गई, ठीक है ना। घोले तो हमने दो लिक्विड थे, पर क्या हुआ, कुछ कुछ इंप्यूरिटीज सेटल डाउन हो गई, जिनको केमिस्ट्री की भाषा में या साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इनको, प्रेसिपिटेट। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल है भाई, फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ताकि जितना भी प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। उसके बाद एक और है चेंज इन टेम्परेचर। क्या, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी केमिकल रिएक्शनें होती है तो भाई तापमान में परिवर्तन जरूर होगा, या तो तापमान कम हो जाएगा आजू बाजू का, नहीं तो तापमान ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा, इधर द टेम्परेचर इज लोवर्ड और द टेम्परेचर इज हायर्ड इन दी सराउंडिंग्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। ये होता है किसके केस में, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के केस में। आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो यार जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी रिलीज करके ब्रेक होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो टेम्परेचर का चेंज होना तो वाजिब है, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब हीट ना इवॉल्व होगी ना गेन होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इनके एग्जाम्पल देखने वाले, एक एक, ये जो पांच है ना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और चेंज इन टेम्परेचर। अब गैसेज आर रिलीज्ड के भी हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अभी मैं रिएक्शन आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि रिएक्शन लिखते कैसे। बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग हम अगले वीडियो में डेडिकेटेडली पूरा वही समझेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है, उनको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है। अभी के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, सिर्फ कि केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, ये भी बेसिक ही है ना, इंट्रोडक्टरी है इस चैप्टर का। अब ध्यान से समझेंगे चेंज इन स्टेट। सबसे पहले चेंज इन स्टेट कैसे, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर आपको आंसर लिखने आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, तो क्या लिखेंगे आप, ये 5 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद चेंज इन स्टेट, सपोज करिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, जब भी कैंडल क्या होती है, कैंडल बर्न होती है, तो क्या हो रहा है भाई, वैक्स, क्या हो रहा है, वैक्स। पहले वैक्स किस स्टेज में आता है, लिक्विड स्टेज में आता है, और लिक्विड स्टेज में आने के बाद भाई वो इवोपरेट हो जाता है। एक काम करना, कैंडल जलाना, तो उसका जो वैक्स है ना धीरे धीरे खत्म होता है, मतलब अपने आप समझ में नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो जो वैक्स है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा चेंज इन कलर का मैं एग्जाम्पल बताऊं। चेंज इन कलर का क्या एग्जाम्पल है, सपोज करिए आपने आयरन रख दिए कहाँ, खुला, आयरन रख दिए कहाँ, खुला, हवा में और मॉइस्चर में, थोड़ा थोड़ा पानी रोज छिड़के। आयरन किस कलर का होता है, आयरन किस कलर का होता है, आयरन होता है थोड़ा सा ग्रेइश, डल ग्रेइश होता है। तो रस्ट लग जाएगी उस पर। रस्ट का क्या मतलब है, रस्ट होती है या कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू रस्ट, कन्वर्जन ऑफ आयरन टू रस्ट। अब ये आयरन क्या होता है, आयरन होता है भाई ग्रेइश, डल ग्रेइश कलर का, और ये रस्ट क्या होती है, रेडिश ब्राउन। अरे आपने देखे होंगे यार अपने आजू बाजू जंग लगी हुआ लोहा, ठीक है ना। तो ये चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। अब गैसेस रिलीज होने का क्या एग्जांपल है भाई, गैस रिलीज कब होती है, कोई केमिकल रिएक्शन में देखे गैस रिलीज, बिल्कुल देखे, जब आप डो बना के रखते हो इडली के लिए, डो फॉर्मेशन में जब आप क्या कर दो उसको, थोड़ा सा ईस्ट, मतलब ईस्ट एक डालते हैं ना, ईस्ट ढोकला बनाना है, या उसमें बोलते हैं हिंदी में खमीर उठाना, ठीक है ना, कुछ लोग खमीर उठाना बोलते हैं। तो ईस्ट वहां पे क्या होती है, ग्रो करती है, जिससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। या मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, गैसेज आर रिलीज में आपकी बॉडी, आप जो जो एक्सहेल कर रहे हो ना, इसका एक और एग्जांपल है रेस्पिरेशन, ठीक है। गैस रिलीज कर रहे हो आप अपनी नाक से, समझ में आया कि नहीं आया, वो किसका एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का। CO2 इज गैस विच इज रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन, बिकॉज रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कहीं देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन यार आपको देखने को मेनली मिलेगा जब हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे ना,
तब जब कॉपर सल्फेट में जब मैं आयरन डाल दूंगा तो आयरन का प्रेसिपिटेट, सॉरी कॉपर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, इसको अभी एलम के फॉर्मूले से ऐसी लेमन में समझ सकते हैं, एलम, पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम बोले तो फिटकरी, फिटकरी का मैं फॉर्मूला लिख दूं K2SO4, क्योंकि यही मेरे को आसान पड़ता है भाई, Al2SO4 होल थ्राइस, ये पोटाशियम का फॉर्मूला है भाई 24H2। ठीक है ना, इसको वाटर में मिला दो तो प्रेसिपिटेट जम जाएगा, इसको वाटर में मिक्स कर दो तो प्रेसिपिटेट जम जाता है। ठीक है, सेटलिंग डाउन, समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है, नहीं तो हम इसको और अच्छे से अभी समझेंगे आगे। और नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। भाई चेंज इन टेम्परेचर किसका एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप गैस जलाते हैं ना एलपीजी खाना बनाने के लिए, वो है एग्जांपल किसका? चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या? कंबर्शन रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कंबर्शन रिएक्शन बोलते हैं, या कंबस्चन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कंबस्चन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? बर्निंग। कोई भी चीज जब क्या करती है? बर्न करती है, तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है उसके आजू बाजू। ठीक है, आप लकड़ी जला रहे हैं, क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ वुड, वुड जला रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? गैस भी रिलीज हो रही है, कहाँ गए? डो फॉर्मेशन। अब गैस भी रिलीज हो रही है, उसके बाद टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा प्रेसिपिटेट बच रहा है, वो जो राख बची तो उसको एज अ प्रेसिपिटेट मान लो। ठीक है, मान लो कलर में चेंज हो रहा है, हाँ लकड़ी कैसी थी? ब्राउन, और उसकी जो राख है वो ग्रे कलर की, चेंज इन ये हो। और उसके बाद स्टेट में भी चेंज आ रहे हैं। कैसे स्टेट में चेंज आ रहा है? लकड़ी क्या थी? सॉलिड थी। गैस क्या है? गैस तो गैस, जो वेपर्स निकल रहे हैं। तो देख लो, कोई भी एग्जांपल लेके देख लो इस दुनिया में, ठीक है ना, केमिकल चेंज का, या तो इनमें से एक होगा, नहीं तो इनमें से पूरे होंगे। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने फिर से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका? चैप्टर का, इसको कवर किए। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, मैं आपको रिएक्शन लिखना सिखाऊंगा, बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, उसके बाद उनके स्टेट, उनको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है ये बताना सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लिए जय हिंद।